हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ये टूल्स क्या हैं और इनका मॉनेटरी पॉलिसी में क्यों यूज करते हैं। तो उस चीज को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पहले हम एक बार ये मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। ये टूल्स क्या है, किसको बोलते हैं हम टूल्स। तो देखो, टूल्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करना किसी चीज के ऊपर, जैसे कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आप बोर हो चुके हो पढ़ते पढ़ते, आपने सोचा कि चलो मुझे थोड़ी देर का ना ब्रेक लेना चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उसके लिए आपने सोचा कि मैं मे बी यूट्यूब चला लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने 5 मिनट का सोचा था, आपने जब यूज़ करना शुरू किया तो 5 मिनट चले गए, 10 मिनट चले गए, आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, और फिर अचानक से आप टाइम देख रहे हो कि यार मैं 5 मिनट का सोच के बैठा था, लेकिन अब अचानक से 1 घंटा हो गया। कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। अब आप क्या सोचोगे कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये जो मेरा फालतू में जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इस पे मैं कंट्रोल कर पाऊँ, इसको मैं रोक पाऊँ, ताकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ ऐसे ऐप यूज़ करोगे। लाइक जैसे आपने अलार्म सेट किया कि 5 मिनट मेरे को यूज़ करना है तो 5 मिनट ही यूज़ करूँगा। आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया जो कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे ऐप है ऐसे। तो आपने वो ऐप डाउनलोड किए जो एक सीलिंग लगाएंगे, एक कैप लगाएंगे कि आप 5 मिनट यूज़ करना चाहते हो, 5 मिनट यूज़ करोगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, ये टूल्स है जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी जो भी एक तरीके से आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उनको क्या बोला, टूल्स। उसी सिमिलर तरीके से हमारे पास में टूल्स, ऐसे टूल्स जो कंट्रोल कर पाए। किस चीज को कंट्रोल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी में, दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे टूल्स जो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। मनी सप्लाई को, ये क्या, एक बार इस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मनी सप्लाई हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और वो क्या है, ये सारे का सारा डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। क्योंकि मनी कितना मार्केट में आना है, कितना प्रिंट करना है, वो सारी सारी चीजें किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में। मोनोपोली इसके पास में, कोई दूसरी पार्टी तो कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो वो सारा खेल कौन करेगा, आरबीआई। अब आरबीआई कुछ ऐसे टूल्स यूज करता है जो देखेगा कि मार्केट में उसको कितनी मनी सप्लाई करनी है और कितना नहीं करना, कहाँ पे जाके रोकना है और कहाँ पे नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितनी मनी सप्लाई करनी है, उसके लिए हम पहले टूल्स ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे, धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझेंगे कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास 2 तरीके के टूल्स होते हैं, 2 तरीके के। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे पेरेंट्स है, ठीक है, और सामने एक बच्चा खड़ा है। अब वो उसको 2 तरीके से चीज़ें सिखाना शुरू करेंगे। क्या, एक तरफ वो उनको पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे, क्या, ये चाइल्ड है, इसको सिखाना शुरू करेंगे आप सोसाइटी में कैसे रहिएगा, कैसे रहो। आपके सामने आपके बड़े आते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, आप उनके सामने कैसे बैठोगे, किस तरीके से बातें करोगे, आप उनको शुरू में मिलोगे तो क्या बोलोगे, इस तरीके के मैनर्स इनको सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें इनको सिखा रहे हैं, जिसके बेसिस पे इस बच्चे का बिहेवियर में चेंज आ रहा है कि भाई सोसाइटी में जो लोग हैं, वो मेरे से बड़े जो लोग हैं, मैं उनको किस तरीके से देखूं, किस नज़र से मैं देखूं, ये उसके बिहेवियर में चेंज लेके आएगा। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ मिसबिहेव करना है, ये सारी चीज़ें क्या दिखाएगा, उसके बिहेवियर को। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी तरफ यही पेरेंट्स इस बच्चे को बोलेंगे आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई कीजिए, आप लिखिए, पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। ठीक है, अच्छा स्कोर कीजिए। ये इसमें क्या चीज़ ला रहा है, उसके मार्क्स में चेंजमेंट लाने की कोशिश करेंगे, मार्क्स बदलेंगे।
आप पढ़ाई करोगे, आप जितने टेस्ट वगैरह लगाना शुरू करोगे, वो क्या करेगा, आपके अंदर चेंज लेके आएगा। किस चीज़ में, मार्क्स में। आपके पहले 50 मार्क्स आ रहे थे, अब 60 आना शुरू हो गए, देन 70 आना शुरू हो गए, 80 आएंगे, देन आप 100 लेके आओगे। इस तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक जो सोसाइटी में चेंज लाएगा, जो आपके बिहेवियर को बताएगा, दिस इज नोन एज क्वांटिटी या क्वालिटी। आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी। और दूसरी तरफ जब आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे पढ़ाई करो, आप जैसे मान लीजिए कोई भी एक टेस्ट ऐप है जहां पे आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपके अंदर क्या लेके आएगा, क्वांटिटी में चेंज। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। उसी सिमिलर तरीके से जिस तरह से यहां पे हमें चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, उसी सिमिलर तरीके से हमारे पास में जो टूल्स होते हैं वो भी दो तरीके का चेंज लेके आएंगे। कौन कौन सा, एक ऐसे टूल्स होंगे जो क्वालिटी में चेंज लेके आएंगे, क्वालिटेटिव टूल्स, जो कि क्वालिटी में चेंज लेके आएंगे, बिहेवियर में चेंज लाएंगे वो, ठीक है, लोगों से इंटरेक्शन चेंज होगा। क्या होगा, अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। दूसरा होता है जिनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव, जो कि क्वांटिटी में चेंज लेके आएंगे। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव लाइक जिसको हम बोलते हैं मोरल सुएजन, मोरल सुएजन। एक एक करके सभी को हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCC, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तीसरा होता है हमारे पास में रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, मार्जिनल फैसिलिटी, इस तरीके के हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखना है। एक होता है हमारे पास में क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से, जो क्वांटिटी में चेंज लेके आएंगे, और किसकी, मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज लाएंगे। कौन कौन से, लाइक जैसे हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दूसरा होता है रिजर्व रेशियोज, रिजर्व रेशियोज लाइक इसमें हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसी में हम डिस्कशन करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रिजर्व दैट इज रेपो रेट, एक हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट। ये सारी टर्म्स हम डिस्कशन करेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सारे क्या है, दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे, ये सारे के सारे ये जो टूल्स होंगे, ये हमारे पास में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, अब उस चीज़ को जानते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है हमें जिसकी वजह से हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करनी पड़ रही है। भाई मन में आया उतना कर दो सप्लाई, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ को समझो, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके सभी टर्म्स को समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, आप किसी भी इकोनॉमी की बात कर लो, कोई भी इकोनॉमी हो, उसमें तीन चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सी, एक जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ, कितनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और तीसरा जो इनके साथ में रिलेट करता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, तीन फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग है, पूरे डिटेल में देखेंगे। लेकिन कोई भी इकोनॉमी होगी उसमें ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इन्फ्लेशन, दूसरा उस इकोनॉमी की ग्रोथ, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी थोड़ा सा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, बेरोजगारी, ठीक है। जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट,
मतलब लोगों के हाथ में जो पैसा है, मनी है, वो बहुत ही कम होगा। भाई पैसा ही नहीं है लोगों के पास में, क्योंकि लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, लोग घर बैठे हैं, पैसा नहीं है, तो क्या वो सामान परचेज कर पाएंगे? नहीं। मतलब सामान परचेज ना करने के बारे में मतलब बात करें तो डिमांड, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे कि भाई मेरे को सामान ही नहीं खरीदना, मेरे पास में पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो मैं बाहर जाके सामान कैसे खरीदूंगा? नहीं खरीद सकता, तो मैं डिमांड ही क्रिएट नहीं कर सकता। और डिमांड क्रिएट नहीं करूंगा तो उसकी वजह से क्या मेरी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, ग्रोथ ही रुक जाएगी। इकोनॉमी जैसी है वो ठप, सब कुछ, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो कहाँ इन्फ्लेशन आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि एक तरीके से हम ये बात करें, डिमांड ही नहीं है, लोगों को चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और इन पे कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होनी चाहिए। जैसे आप एक छोटी सी बात को समझिएगा, अब यहाँ पे मैं कह दूँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए, लोग सब के सब घर बैठ जाए, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं, इकोनॉमी ठप, कुछ ही नहीं है इकोनॉमी में, कुछ भी नहीं। और मैं दूसरी तरफ ये कह दूं अनएम्प्लॉयमेंट जीरो कर दूं, बिल्कुल खत्म, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? लोगों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा होगा, मनी होगा, वो बहुत हाई होगा। इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, और डिमांड जब बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ सोचो इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा? इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा कि जो चीज़ 10 रुपए में मिलने वाली है वो चीज़ लोग कहेंगे भाई मेरे को 20 में दे दे, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मेरे को तो 50 में दे, तीसरा कहेगा नहीं मेरे को तो 100 रुपए में दे, लेकिन मुझे चाहिए। क्या होगा? इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। तो क्या ऐसे इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, ना इस केस में इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, ना इस केस में। जैसे आप एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल ले लो, आपने सोचा कि यार मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, देखता हूँ मैं कितना चला लूँगा, आपने सारा दिन फ़ोन चलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं अचीव कर पाए। आपने YouTube स्क्रॉल कर लिया, इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, मैंने कहा मेरे ऊपर कोई कंट्रोल लगा ही नहीं सकता, तो आप सारा दिन बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, आपने कोई 0% आपने काम किया। दूसरी तरफ आपने सोचा कि मैं आज बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा फ़ोन, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप सो ही जा रहे हो। फ़ोन आप यूज़ करना नहीं चाहते, पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा, तो क्या करोगे? सो जाओ। अब सो रहे हो, थक रहे हो, फिर उठे, फिर किताब लेके बैठे, फिर उसके बाद सोचा यार अब नहीं कर रहा है मन, चलो ठीक है थोड़ी देर बाहर चले गए घूमने, लेकिन क्या हुआ? ना आपकी पढ़ाई हो पाई, ना आपको फ़ोन यूज़ कर पाए। दूसरी तरफ जब फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो इतना फ़ोन यूज़ किया कि आप पढ़ाई वैसे नहीं कर पाए। कंट्रोल, बैलेंस तरीके से आपको यूज़ करनी है, सारी चीज़ें बैलेंसिंग बनानी है। तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जो ये देखेंगे कि आपको कितना यूज़ करना है, ये चीज़ें कितनी होनी चाहिए कि ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहें, मेंटेन रहें, बैलेंस रहें। इनको आगे चल के फिलिप्स का वो आगे देखेंगे हम, इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ये समझिएगा बैलेंस रहे, हमें इनमें बैलेंस बना के चलना है। उसके लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, और उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, और उन्हीं को हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, ठीक है। अब एक बात को समझो, क्यों, क्या ज़रूरत है, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो, जैसे मान लेते हैं आप मार्केट में कहीं भी आप सामान लेने जा रहे हो, कोई भी सामान परचेज करने जाओगे, तो कोई भी जो क्वांटिटी है वो दो तरीके से डिपेंड करती है। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, ठीक है, उसके डिमांड पे और उसके सप्लाई पे, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस होगा और उस चीज़ की क्वांटिटी होगी, दोनों का रिलेशन अगर हम बात करें तो दोनों की दोनों क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, और दूसरी तरफ अगर हम ये डिमांड की बात हो रही है और दूसरी तरफ हम सप्लाई की बात करते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी चीज़ का प्राइस अगर मान लीजिए कम हो गया,
किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो गया, ठीक है, मान लेते प्राइस कम हो गया, मान लेते मार्केट में अगर यदि मैं ये कह दूं कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल आए, वहाँ पे उसका प्राइस अब कम हो गया है। क्यों कम हुआ? क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी, जो डिमांड हो रही है, वहाँ पे प्राइस जैसे ही कम हो गया, किसी भी चीज़ की प्राइस कम होना, प्राइस कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो बढ़ गई है, लोगों के हाथ में पैसा आ गया है, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो गया। अगर दोनों एक दूसरे के साथ में, अगर हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं और प्राइस का रिलेशन देखते हैं तो हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे ही प्राइस कम हुआ, किसी भी चीज़ का प्राइस कम हुआ, उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। और किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, प्राइस हाई हो गया, प्राइस हाई हो गया तो डिमांड, लोग डिमांड करना कम कर देंगे। भाई लोग कहेंगे कि भाई देखो, सोचो एक चीज़ इस तरीके से समझिएगा, एक चीज़ जो 10 रुपए में मिल रही थी, आज उस चीज़ का प्राइस 20 रुपए हो गया, तो आप क्या कहोगे? मुझे नहीं चाहिए। जो 10 रुपए की चॉकलेट आज मैं 20 रुपए में क्यों लूँ? मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन इसका रेट कम आएगा मैं ले लूँगा। तो जैसे ही प्राइस किसी चीज़ का बढ़ा, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, लोगों ने उस चीज़ को लेना कम कर दिया। तो रिलेशन क्या है? इनवर्स है। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। समझ आ गया? दूसरी तरफ सप्लाई, अब मैंने देखा मार्केट में कि यार चॉकलेट का प्राइस है ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन करना मैं ज़्यादा कर दूंगा, तो सप्लाई और बढ़ा दो, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए ना। सप्लाई वाला तो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सप्लाई और प्राइस दोनों आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ आ गई। जब आप किसी भी चीज़ को, हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से इस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ा देंगे, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी? जब उसका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपए की चीज़, 10 रुपए की चीज़ है, आप उसको 5 रुपए में कर दो, 10 रुपए की चीज़ को 5 रुपए में कर दो, क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। अरे भाई 10 रुपए की चीज़ थी, 5 रुपए में मिल रही है, ले लो ले लो ले लो। 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में कर दो, जैसे प्राइस हो गया हाई, डिमांड हो गई कम, लोग परचेज करना बंद कर देंगे। भाई ये तो बहुत महंगी है, भाई ये तो बहुत महंगी है, छोड़ो इसको, नहीं लेना, ठीक है। तो हमारे पास में क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस का रिलेशन समझ आ गया। ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाई, जिसको ये दिखेगा कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो मुझे और सप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे और प्रॉफिट होगा, मैं और कमाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है, सबको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अगर यदि मैं यही केस अगर मैं मनी के केस में बात करूं, पैसे, मनी सप्लाई करने की बात करूं, तो मनी सप्लाई के केस में मुझे केवल और केवल एक ही क्वांटिटी ऐसी है, एक ही यूनिट है जो कि मनी सप्लाई कर सकती है, और वो कौन है? आरबीआई, केवल आरबीआई। बात समझ आ रही है? तो अब मनी, मैं एक तरफ बात करता हूं डिमांड की, डिमांड, और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं सप्लाई की। हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, आप जाके वीडियोस देख सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई। अब इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। हमारे पास में मनी सप्लाई, आरबीआई क्या देख रहा है कि मुझे कितनी सप्लाई करनी है, मुझे कितनी डिमांड देखने को मिल रही है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड की बात करते हैं, तो जो पैसा है, रेट ऑफ मनी या कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? किसके ऊपर? डिमांड। डिमांड जो भी कॉस्ट ऑफ मनी होगा, या रेट की बात करते हैं, रेट आर, जो कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान देना, मनी डिमांडेड, मनी डिमांडेड, जैसे हम वहां पे लिख रहे थे ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, वैसे ही हम यहां पे लिख रहे हैं, मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, जिसको हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं, आर, स्मॉल आर। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज मनी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट। रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ मनी, पैसा सस्ता होगा तो लोग डिमांड करेंगे, ज़्यादा करेंगे, पैसा महंगा होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, मनी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मनी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। जैसा पीछे था वैसा ही रहेगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। लेकिन सप्लाई की बात करते हैं। हमने देखा एप्पल, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन करने वाली बहुत सारी यूनिट्स है। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों ने देखा कि यार एप्पल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो पीछे से सप्लाई और बढ़ा देंगे और लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मनी की केस में बात करते हैं तो पैसा जो प्रोड्यूस करने वाला है वो तो केवल एक ही यूनिट है, और वो आरबीआई। आरबीआई जितना करना चाहेगी वो सिर्फ आरबीआई कर सकती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है आरबीआई के बगल में दूसरी एक और फैक्ट्री लग जाए और वो कहते चलो भाई हम पैसा प्रोड्यूस कर देते हैं, नहीं, सिर्फ आरबीआई है। तो इसका मतलब क्या, सप्लाई रेट ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट है मनी की, जो कॉस्ट है आर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं। मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट, इंडिपेंडेंट टू आर। इसका कोई रिलेशन नहीं है, मनी सप्लाई का और आर का, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। जितनी मनी सप्लाई आरबीआई करना चाहेगा उतना ही करेगा, उसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ आ गई? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है एकदम। दोनों चीजों को ध्यान रखना है, मनी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मनी या कॉस्ट ऑफ मनी, एक ही बात है। मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ मनी। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो ग्राफ अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके से। यहां पे हमने रेट डाल दिया और यहां पे हमने मनी डाल दिया, मनी डिमांड जो भी है, डिमांड ऑफ मनी, और ये रेट, पैसे का कितनी वैल्यू बढ़ रही है, कितनी वैल्यू कम हो रही है। ये इनवर्स है तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो एक ग्राफ हमारे पास ये है। दूसरा है हमारे पास में, मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। कुछ भी हो, पैसे की कॉस्ट क्या है उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा हमारे पास में, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ये मनी सप्लाई इज आर। मनी सप्लाई इतनी है, मनी सप्लाई इतनी है, मनी सप्लाई इतनी है, कितनी भी हो सकती है। रेट क्या है? पैसे, कॉस्ट ऑफ मनी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो दोनों का रिलेशन कुछ इस तरीके का है। दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान से देख लो। ठीक है, ये इनवर्स है और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब जब भी आरबीआई ये देखते हैं कि भाई मार्केट में कितनी मनी सप्लाई करनी चाहिए, डिपेंड तो यहां पे करता है ना कि भाई आरबीआई कितना पैसा मार्केट में पंप करे कि जिसकी वजह से सारी चीजें एक दूसरे के साथ में मीट हो पाए। भाई आप एक बात सोचो, मान लो, ध्यान से सुनना भी इस चीज को, मान लेते हैं आप 10 लोग खड़े हो। ठीक है, एक आइसक्रीम वाले के पास में आइसक्रीम वाला है। ठीक है, इसके पास 10 आइसक्रीम है और 10 ही लोग हैं, 10 लोग। ठीक है, तो जितनी डिमांड करने वाले लोग हैं, उतनी ही जो डिमांड फुलफिल करने के लिए जो चीजें हैं, दोनों चीजें बराबर है। 10 आइसक्रीम है, 10 लोग हैं, दोनों बराबर है। तो क्या वहां पे रेट इंक्रीज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। 10 रुपए की आइसक्रीम है, 10 रुपए में बिकेगी। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में एक आइसक्रीम बिक रही है, 10 ही लोग हैं, तो हाई प्राइस कर ही नहीं पाएगा वो। पॉइंट समझ आ गया? तो ये जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम है, जिस पर डिमांड
और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है, उस केस में हमारे पास में कह देते हैं इतनी सप्लाई मार्केट में रिक्वायरमेंट है। भाई 10 लोग कंज्यूम करने वाले हैं तो सिर्फ मार्केट में 10 ही आइसक्रीम भेजो बस। मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं, मैं ये थोड़ी चाहूंगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं मार्केट में कोई चीज प्रोड्यूस करके और मैं मार्केट में बेचने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या चाहूंगा कि मैं जो भी सामान प्रोड्यूस करूं, जितना प्रोड्यूस करूं वो सारे का सारा बिक जाए। और वो कब बिकेगा? जितना मैं सप्लाई कर रहा हूं उतनी ही मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। अगर मैं 10 आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आइसक्रीम जो खरीदने वाले हैं वो मार्केट में 10 लोग होने चाहिए। जिस जगह पे दोनों चीजें मीट कर जाएंगी मार्केट में उतनी ही सप्लाई की जाएगी, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट समझ आया? मैंने 20 प्रोड्यूस की, मैं चाहूंगा कि सामने 20 लोग ही खड़े हों। मैं यहां से 10 प्रोड्यूस कर रहा हूं, सामने 15 लोग आ गए, तो इसका मतलब क्या वो डिमांड मीट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। 15 लोग कहेंगे कि भाई मुझे आइसक्रीम चाहिए और है आइसक्रीम 10, तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कुछ लोग अपने आप छोड़ के चले जाए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये समझना है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों पॉइंट्स मीट कर दे, ऐसी जगह पे हमारे पास में मार्केट की इक्विलिब्रियम पता चलती है कि इतनी चीज बस प्रोडक्शन करना है बस। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? तो अब इसी के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे मार्केट में कितनी मनी सप्लाई करनी है, मुझे कितना पैसा पंप करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आरबीआई क्या करता है, ये रेट है और ये मनी सप्लाई है। ठीक है, मनी डिमांड, मनी की बात कर रहे हैं, मनी है, इसमें डिमांड भी आ जाएगा, सप्लाई भी आ जाएगी, दोनों चीजें आएंगी। हमने एक रिलेशन देखा मनी डिमांड, जो कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये है मनी डिमांडेड, जो डिमांड की जा रही है दैट इज मनी डिमांडेड। इतनी मनी को डिमांड किया जा रहा है, इस तरीके से ये कर्व आ रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में इनवर्स रिलेशन में है। दूसरी तरफ हम सप्लाई की बात करते हैं, तो सप्लाई हमारे पास में कुछ ऐसी है, ये मान लेते हैं ये सप्लाई की है, मनी सप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैंने दोनों के दोनों ग्राफ को, क्योंकि डिमांड और सप्लाई, मैं चाहता हूं मुझे ये पता चले कि मार्केट में टोटल कितनी मनी पंप की जा सकती है, वो जहां पे लोगों की डिमांड और लोगों की जो सप्लाई की जाएगी, जो पैसा सप्लाई किया जाएगा, दोनों मीट होनी चाहिए। जितनी डिमांड कर सकते हैं वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों बराबर है। इस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला। इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पर आरबीआई मनी सप्लाई करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ये है इस पैसे का, ये जो रेट है, रेट कॉस्ट ऑफ मनी, ये है कॉस्ट ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ मनी जितना है वो फिक्स हो गया इस जगह पे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर लोगों की डिमांड और लोगों की सप्लाई दोनों फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये इतने पैसे को हमें रखना है, इतना पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम? अब ध्यान से सुनना और समझना। देखो, अब यहां पे आरबीआई दो चीजें कर सकता है। अब बिल्कुल एकदम सब चीजों का फोकस यहां होना चाहिए। आपका पूरा फोकस मुझे यहां पे चाहिए, क्योंकि ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने बात की ना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, ग्रोथ, टूल्स किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं इन चीजों को, तो वो यहां से समझ आएगा। कैसे? देखो, अब दोनों चीजों को समझना है ध्यान से। आरबीआई के हाथ में क्या है? आरबीआई के हाथ में है मनी सप्लाई करना। आरबीआई मनी सप्लाई करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, ओके। आरबीआई के हाथ में मुझे कितनी सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या लोगों को जो डिमांड है, डिमांड वो आरबीआई कंट्रोल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आरबीआई के हाथ में सिर्फ मनी सप्लाई है। आरबीआई के हाथ में डिमांड कंट्रोल करना नहीं है।
कि लोग डिमांड कंट्रोल करना शुरू कर दें, मैं कहूँगा उतनी डिमांड करें, नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मनी सप्लाई करना तो है आरबीआई के हाथ में, लेकिन मनी डिमांड करनी है ये डिपेंड करेगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। बैंकिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि लोग, बैंक कितना पैसा लोगों को दे रहा है, लोगों को पैसा अगर ज़्यादा दे दिया तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा चला गया, पैसा ज़्यादा हो गया तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, मतलब लोग डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर देंगे। अगर यदि बैंक ने पैसा दिया ही नहीं, आरबीआई के पास से जो पैसा आया बैंक ने उसको अपने पास पॉकेट में डाल के बैठ गया और कह रहा है मैं नहीं दे रहा, जाओ किसी को भी, ऐसे में क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे। आरबीआई के हाथ में क्या है? सिर्फ मनी सप्लाई करना। बैंकिंग सिस्टम कितना उसको रेगुलेट कर रहा है, कितना उन पे इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, लो लगा रहा है, इस पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो आरबीआई सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? मनी सप्लाई में चेंज कर सकता है। ठीक है, और मनी सप्लाई में चेंज करने का मतलब क्या है? या तो आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है या फिर आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सकता है। दो ही काम कर सकता है आरबीआई, या तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे या मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दे। मनी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, आरबीआई के हाथ में नहीं है वो चीज़। अब इस चीज़ का इन्फ्लुएंस देखिएगा यहाँ पे, अगर आरबीआई ने कहा मैं मनी सप्लाई बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमने कहा ये मनी है, ये हमारे पास रेट है, ठीक है, ये हमारे पास मनी डिमांड है, ये कर्व भी हमारे पास है मनी डिमांडेड। जो डिमांड है वो फिक्स है, उसका कोई लेना देना नहीं है आरबीआई से। आरबीआई के हाथ में सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई है, और मनी सप्लाई कितनी है? इनिशियली ओरिजिनल मनी सप्लाई है, मान लो ये, ठीक है, इतनी मनी सप्लाई है जो ओरिजिनल है, ठीक है। अब आरबीआई क्या कह रहा है? आरबीआई कह रहा है मैं चाहता हूं मनी सप्लाई बढ़ जाए, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है आरबीआई। तो अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है तो पहले मनी सप्लाई इतनी थी, तो जैसे वो इंक्रीज करेगा तो इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ बढ़े। तो हमने मान लिया यहां पे आगे मनी सप्लाई, ये हो गई मनी सप्लाई 1 और ये है मनी सप्लाई 2। मनी सप्लाई बढ़ा दी, जैसे मनी सप्लाई बढ़ी, पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम था यहां पे, ये था, और अब इक्विलिब्रियम आ गया यहां पे, दिस पॉइंट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ध्यान से समझ रहे हैं। पहले मनी सप्लाई इतना था, अब मनी सप्लाई इतना हो गया। जैसे हुआ तो हमारे पास जो रेट है, जो रुपए की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मनी है, वो हमारे पास पहले इतनी थी यहां पे, अब आ गई यहां पे, ये R1 था, ये अब हो गया R2, मतलब डिक्रीज हो गया। अब समझो, अब समझो इस चीज को, क्या होगा? जैसे डिक्रीज किया, रेट डिक्रीज हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ मनी डिक्रीजेस, मतलब पैसा हो गया सस्ता पैसा हो गया है। आरबीआई ने पैसा मार्केट में भेज दिया, छोड़ दिया, जाओ ले जाओ, लो ये भर भर के पैसा लो। जैसे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में जो पैसा होगा, मनी होगी, वो ज़्यादा होगी, हाई। और पैसा जैसे ही हाई होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो डिमांड क्या होगा? डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिमांड इंक्रीजेस, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, इसका मतलब इन्फ्लेशन हाई हो गया, बहुत बढ़ता चला गया, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। हाँ, डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ भी बढ़ेगी। भाई जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब लोग और ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे हमारे पास में, तो जीडीपी भी बढ़ना शुरू करेगी। ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन ये देखो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरी तरफ अब ग्रोथ ऐसे तो नहीं बढ़ सकती ना भाई, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मान लो मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने देखा प्रोडक्शन करने,
तो मैं खुद ही थोड़ी प्रोडक्शन करूँगा, मैं कुछ वर्कर रखूँगा। मेरे को लगा कि वर्कर्स कम पड़ रहे हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो मैं वर्कर और हायर कर लूँगा। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई। देखो चीज़ें, देखो समझो एक बात को, ग्रोथ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन कितना भाई? एक काम ऐसा थोड़ी हो सकता है इन्फ्लेशन 100% हो जाए, ऐसा थोड़ी। आप ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, आपने सोचा कि ग्रोथ इंक्रीज कर देता हूं, उसके चक्कर में आपने लोगों को पैसा बांट दिया। इन्फ्लेशन तो देखो कितना बढ़ गया, जो चीज़ पहले 10 रुपए की मिलती थी आज वो 100 रुपए की मिल रही है। अपने पड़ोस में देख लो, आपके पड़ोस में जो देश है, पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इतना हाई इन्फ्लेशन क्यों? तो वो सारी चीज़ें ग्रोथ इंक्रीज करने के चक्कर में आप इन्फ्लेशन को थोड़ी ना बढ़ा दोगे, कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा कैप होना चाहिए ना, जो अरेंज कर पाए। कितनी सप्लाई बढ़ानी है मुझे नहीं पता अभी, कितनी बढ़ा दूं? आपको समझ आ गया? जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या करेंगे इसका, जब चीज़ें जो खरीदी नहीं जाएंगी। पॉइंट क्लियर? दूसरी तरफ दूसरा केस लेते हैं आप, दूसरा केस और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस बात को समझिएगा, देखो आरबीआई ने कहा नहीं, मनी सप्लाई बढ़ाते नहीं है, घटा दो, चलो देखते हैं कम कर दो। ठीक है, तो जैसे ही कम किया तो डिमांड पे तो कोई असर नहीं है, डिमांड तो जितनी है उतनी ही है, डिमांड है वो तो उतनी ही है, ये रेट है, ये मनी है। सप्लाई जो पहले थी वो इतनी थी, आरबीआई ने कहा कम कर दो। जैसे कम करने की बात आई तो इधर आएंगे तो हमारे पास में ये हो गया। पहले हमारे पास में ये है मनी डिमांडेड, ये है मनी सप्लाई, ये 1 है, ये 2 है। पहले हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ मनी था वो R1 था, अब कॉस्ट ऑफ मनी क्या हो गया, R2 हो गया। कुछ इस तरीके से ये हो गया। पॉइंट समझ आ गया? अब क्या हुआ, रेट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीज कर गया। देखो पहले यहाँ पे था, अब कॉस्ट ऑफ मनी यहाँ आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है, देखो समझो इस चीज को, कॉस्ट ऑफ मनी इंक्रीजेस, मतलब पैसा हो गया महंगा। आरबीआई ने कहा भाई पैसे नहीं है, मत दो लोगों को, पैसा महंगा हो गया है। ठीक है, जैसे पैसा महंगा हुआ तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी, लोग कहेंगे भाई पैसा ही नहीं है, पैसा महंगा हो गया, अब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, तो कहेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, सॉरी मुझे सामान ही नहीं चाहिए, डिमांड करना बंद कर देंगे। और डिमांड करना, मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए सामान, तो मैं वर्कर ज़बरदस्ती थोड़ी ना लेके आऊँगा कि चलो भाई मेरी फैक्ट्री में काम करो, लोग खरीदने वाले ही नहीं है, तो मेरे पास में प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं लेबर को हायर कैसे कर सकता हूँ, नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ेगी लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, डिमांड करना कम कर देंगे। इन्फ्लेशन क्या होगा, डिक्रीज। भाई पैसा ही नहीं है, इन्फ्लेशन क्या करेगा, समझ रहे हो, ग्रोथ डिक्रीज, जीडीपी डिक्रीज, समझ रहे हो रिलेशन। देखो तो आरबीआई क्या कहते हैं कि उसको कितनी मनी सप्लाई करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, टूल्स ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी, इनकी क्यों जरूरत पड़ती है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इसलिए यूज करता है क्योंकि उसको क्या चीज़ करनी है, मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करना है। आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, कितनी मनी सप्लाई करूं कि जिससे जो हमारे पास में लोगों की डिमांड है वो भी मीट हो जाए, और इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको भी मैं कंट्रोल कर पाऊं। बात समझ आ रही है? इनके लिए आरबीआई टूल्स यूज करता है
जिसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके लिए हम लेके आते हैं टूल्स। इसके लिए आरबीआई यूज करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके लिए आरबीआई कैश रिजर्व रेशो SLR, ठीक है, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये सारी चीजें वहां से लेके आते हैं। पॉइंट समझ आ गया? जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई के ऊपर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में क्यों हम टूल्स को यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जिसकी वजह से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। बैंकिंग सिस्टम पे कहता है मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई पे कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, किस तरीके से CRR होता है, क्या होता है SLR, ये सब चीज़ें हम अच्छे से और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।